न्यू इंडिया डिबेट का सफर लगातार जारी है और नए भारत की युवा आवाज को सुनने के लिए और आप तक पहुंचाने के लिए टीम संसद टीवी पूरी तरह से तैयार है। हम निकल पड़े हैं अपने अगले पड़ाव की ओर। आप भी आइए हमारे साथ इस सफर में। संसद टीवी के कार्यालय से निकलकर खेतों के बीच होते हुए इन रास्तों से हम आ पहुंचे हैं नजफगढ़। ये दिल्ली का एक अलग रूप है। नजफगढ़ के ग्रामीण इलाकों में हमारे देश की शिक्षा व्यवस्था कैसी है, ये जानेंगे इस बार न्यू इंडिया डिबेट में। चलिए मेरे साथ भगिनी निवेदिता कन्या महाविद्यालय नजफगढ़ में। किसी भी देश के विकास का मूल आधार है उस देश की शिक्षा। शिक्षा के बगैर संस्कार का कोई स्थान नहीं है। संस्कृत में कहा गया है, नास्तिर विद्या समम चक्षुर नास्ति मात्र समो गुरु, यानी शिक्षा के समान कोई बल नहीं है और माँ के समान कोई गुरु नहीं है। माँ, बेटी, बहन और पत्नी के रूप में देश की आधी आबादी का शिक्षित भारत में स्थान क्या है? ग्रामीण भारत में शिक्षा की चुनौतियां और अवसर क्या है? राष्ट्र के निर्माण में महिलाओं की भूमिका क्या है? इन्हीं कुछ बुनियादी सवालों की पड़ताल करने हम आ पहुंचे हैं दिल्ली विश्वविद्यालय से संबद्ध भगिनी निवेदिता कॉलेज में। आइए शुरुआत करते हैं न्यू इंडिया डिबेट की। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत संसद टीवी की खास कार्यक्रम न्यू इंडिया डिबेट में। और चूंकि जैसा कि मैंने जिक्र किया कि आप 50% हिस्सा हैं देश का, तो ये सवाल आपसे ज़रूरी है कि राष्ट्र के निर्माण में आपकी भूमिका का योगदान क्या है, आपकी भूमिका क्या है? हम पॉपुलेशन इन नंबर्स काउंट करें तो इट इज 60.47 करोड़ इन नंबर, और योगदान महिलाओं का बहुत ही ज़्यादा है। चाहे वो पॉलिटिक्स में हो, जैसे धीरे धीरे योगदान टाइम बाय टाइम बढ़ रहा है, चाहे वो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में हो, जैसे कि हम लोग हरनाथ सांधू का एक एग्जाम्पल लेते हैं, जहाँ पे कि ट्रोलर्स ने उन्हें बहुत ट्रोल किया, लेकिन वो बहुत ही सशक्त थी अपने थॉट्स को लेकर के, अपने बिलीव्स को लेकर के। महिलाओं ने बाजी लेने में आज तक कभी पीछे नहीं रही हैं। शुरुआत से ही हमारी चीफ मिनिस्टर यूपी की सुचेता कृपलानी, पहली हमारी सुप्रीम कोर्ट की जज मीरा फातिमा बीबी, हमारी आईपीएस पहली किरण बेदी, पहली आईएएस अन्ना जॉर्ज केरला की। हम हर फील्ड में आगे रहना चाहते हैं, लेकिन हमारा जो रिकॉग्निशन है, हमें जो हिस्सा मिलना चाहिए एक इस समाज में, वो अभी भी कहीं ना कहीं लैक कर रहा है। तो उसके लिए हमें लड़ना है। हमें रिकॉग्निशन मिला तो है, बट उतना ज़्यादा नहीं। अभी भी कई फील्ड में लड़कियों को उतना सैलरी पेमेंट नहीं किया जाता है जितना होना चाहिए। महिलाओं की जो कार्य करने की शैली है, जो उनकी योग्यता है, जो उनका महत्व है, वो सराहनीय है। हम देखें कि आज के दौर में बदलाव आया है, लोगों की सोच बदली है, वो भी किसकी वजह से? शिक्षा की वजह से। तो लोगों ने समझा है कि जो औरतें हैं वो अपने आप को प्रस्तुत करती हैं अपनी काबिलियत की वजह से। जो समाज है उसी से देश बना है। तो अगर हम एक महिला को शिक्षित करते हैं तो हम एक समाज को शिक्षित करते हैं, हम एक राष्ट्र को शिक्षित बनाते हैं। यत्र नारी पूज्यते तत्र पूज्यते देवता। नारी की शिक्षा नारी की शिक्षा की बात आती है, वहीं पे ये कहा जाता है कि देवता की पूजा के समान है नारी को पूजना। साथ साथ जो रिकॉग्निशन की बात है, तो ऐसा नहीं है कि नारी को रिकॉग्निशन नहीं मिली है। आजकल वुमेन्स को भी उतनी ही रिकॉग्निशन मिलती है जितनी मेंस को मिलती है। मतलब मेल जेंडर को जितनी है उतनी फीमेल इक्वालिटी और जेंडर इक्वालिटी हमें देखने को मिलती है। तो अब ऐसी कोई बात नहीं है कि रिकॉग्निशन में कहीं भी पीछे रह गया है। किसी भी देश के विकास का जो मूल आधार होता है वो होता है उस देश की शिक्षा। आप मानती हैं ऐसा कि हमारे देश में अब बेटियों को भी उतना ही तवज्जो दी जाती है शिक्षा में जितना बेटों को दी जाती थी? परिस्थितियाँ बदली है पहले की तुलना में? हालात बदले हैं, अब महिलाएं पीछे नहीं हैं, वो आगे बढ़ रही हैं। और जिस स्पीड से टेक्नोलॉजी उन तक पहुंच रही है, उस स्पीड से महिलाएं जागरूक हो रही हैं। जैसे कि हम 50% हैं अपने आबादी के, तो अगर हम अपना 100% डेवलपमेंट लें तो उसमें 50% पुरुष हैं और 50% महिलाएं हैं। और अगर हमें 100% डेवलपमेंट चाहिए तो हमें पुरुष और महिला दोनों को मिलकर काम करना पड़ेगा। आप मानती हैं ऐसा कि व्यवहार जो है वो आपको भी उतना ही अपनापन मिला जितना परिवार में बेटे को मिलता है? उन्होंने मुझे इक्वलाइज मतलब इक्वल रखा है, और वो आगे भी इक्वली रखेंगे। और उनका ये मानना है कि बेटियों को भी उतना ही पढ़ाना और आगे बढ़ाना चाहिए जैसे कि हम लड़कों को या उनको कोई अपॉर्चुनिटी देते हैं। किसी भी प्लेटफॉर्म पे मुझे मेरे पेरेंट्स के थ्रू ऐसा नहीं लगा कि मुझे सपोर्ट नहीं मिलेगा।
फ्रॉम द स्टार्टिंग मुझे कभी ये नहीं बोला गया कि ये नहीं करना या वो नहीं करना। कहीं कभी मुझे कुछ बनना है अपने फ्यूचर में, मैंने कुछ अपना कैरियर डिसाइड करा है, तो उन्होंने कभी मुझे अपनी तरफ से फोर्स नहीं करा कि तू ये मत कर, ये बेटर है। दे वर लाइक कि तुझे जो करना है तू कर। एंड इन द टुडेज़ वर्ल्ड प्लेटफॉर्म के मामले में जो गर्ल्स हैं उनको इक्वल प्लेटफॉर्म दिया जा रहा है। हमेशा मुझे जो करना हो, जहाँ जिस सेक्टर में मुझे जाना हो, जिस तरीके से मुझे आगे बढ़ना हो, अपने मतलब कि चुनाव करने का पूरा मुझे स्वतंत्रता मिली है। किंतु उनके सामने भी एक परिस्थिति आती है, एक चुनौती आती है, वो है मेरी सेफ्टी का, कि कहीं ना कहीं वो मेरी सेफ्टी को लेके बहुत चिंतित रहते हैं। ठीक है। जैसे कि ग्रामीण इलाकों में या फिर यहाँ पे बाहर भेजने से भी इसीलिए लोग कतराते हैं कहीं ना कहीं। हमारे साथ भगिनी निवेदिता कॉलेज की प्रिंसिपल और कुछ टीचर्स भी मौजूद हैं। और देखिए, शिक्षा एक ऐसा क्षेत्र है जहां पर गुरु के बगैर शिष्य अधूरे हैं, तो ये चर्चा भी उनके सहयोग के बगैर पूरी नहीं होगी। मैं चाहूँगा मैम आप भी अपनी बात रखें। आप कुछ कहना चाह रही थी मैम? National policies play an important role. So as our Prime Minister generally meets with the winners of the various competitions, he tweets for them. So this gives a sense of motivation to many mothers and many girl students as well. आप मानती हैं ऐसा कि जो हायर स्टडीज़ हैं उसमें भी बिकॉज ऑफ फैमिली प्रेशर ऐसे कारण हैं जिसकी वजह से अपनी पढ़ाई को बीच में छोड़ना पड़ रहा है लड़कियों को, ऐसे भी आंकड़े हैं क्या? भगिनी निवेदिता कॉलेज क्योंकि ग्रामीण परिवेश में बना हुआ है, तो मैं उसी के उदाहरण से ये बात आपको कहूँगी। हमारे यहाँ बहुत सारी लड़कियाँ सेकेंड ईयर में, थर्ड ईयर में अपनी पढ़ाई छोड़ देती हैं, और यहाँ तक कि जब एग्ज़ाम्स हो रहे होते हैं तभी उनकी शादी हो जाती है, एग्ज़ाम भी पूरा नहीं दे पाती हैं। तो जो NEP आई है, हमारी नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो है, इसमें मुझे लगता है कि हम थोड़ा सा इसको ठीक कर पाएंगे, क्योंकि मल्टीपल एग्जिट की बात है, और हम फर्स्ट ईयर के बाद जो बच्चे अपनी पढ़ाई छोड़ जाते हैं बीच में, उनको दोबारा से ऐसा मौका मिलेगा। तो ये ग्रामीण क्षेत्र की लड़कियों के लिए तो बहुत ही बढ़िया बात है। हायर स्टडीज़ में क्या इस तरीके का सिचुएशन आप लोग के सामने आती है क्या? From the very beginning, if a woman is taught, then only she can pass on to that to her generations. And gladly the ratio of women students attending university is more than that of male. So on the brighter side we can say that of course things are changing, but not at a very progressive rate. Okay. We can still hold on to a brighter future if we all keep on trying together. It is my duty to get educated first, then only I can pass on to my wisdom to others. Okay. So if I'm not aware and well educated of my surroundings, I can't do anything for the greater good of the nation. पेरेंट्स को सबसे पहले ये रहता है कि अगर एक बेटी जन्मी है तो उनकी विद्या से ज़्यादा विदा की टेंशन ज़्यादा रहती है। अभी भी बहुत सारी जगह ऐसी हैं जहाँ पर बेटों को एज एसेट लिया जाता है और बेटी को एज लाइबिलिटी लिया जाता है। वेल एजुकेटेड फैमिली में भी है और अनएजुकेटेड फैमिली में भी है, बहुत जगह पर है। लोग अगर एक मिडिल क्लास देखा जाए तो उनकी एक FD होती है, तो वो बेटों के लिए लेते हैं पढ़ाई के लिए, लेकिन बेटियों की लेंगे शादी के लिए FD। वो FD टूटती है बेटियों की शादी के लिए। This is prevalent in urban areas as well, that even if women are getting educated, there is a stereotype, and I believe this is because of the inherent discrimination, that even if women are getting educated, they are taught to either become a teacher or a doctor, because it is believed that these environments, these occupations are safer than the other occupations. Raising a girl is like watering the plant in someone else's garden. तो ये हम stereotypes अभी भी अपनी सोसाइटीज़ में देख सकते हैं कि ऐसे कि ग्रेजुएशन, अगर हम स्टैटिस्टिक्स की तरफ नज़र डालें तो ग्रेजुएशन के बाद 84% गर्ल्स को मैरिड कर दिया जाता है, उनकी मैरिज करा दी जाती है, ये सोच के कि गर्ल हमारे लिए सेट नहीं है, गर्ल नहीं बॉय एज अ सेट काम करेगा। तो मेरा सोचना ये है कि जिस तरह से गर्ल्स आज बड़ी बड़ी पोस्ट पे जा रही हैं और नई नई पोस्ट ले रही हैं, तो एक तरह से वो एक इंस्पिरेशन सेट करती हैं। जब हम एक लग्जूरियस लाइफ देखते हैं, हमने देखी हुई है, तो हमें पता है जब एजुकेटेड पर्सन ऐसा दिखता है, ऐसा उसका लाइफस्टाइल है, तो हमें भी मन करता है वी हैव एन आर्डेंट डिज़ायर टू लिव दैट लाइफ। बट जब हम देखते ही नहीं हैं तो हम उसको फॉलो कैसे करेंगे? तो रूरल एरियाज़ में ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि वो देख ही नहीं पाते। सेकेंडली, अपॉर्चुनिटीज is the ray of hope for this. All right, then teachers play a very vital role for this. Actually, teachers should fill the pockets of students not with
knowledge only but also wisdom. Okay. जो हम आज बात कर रहे हैं वो wisdom की है, knowledge की नहीं है. तो wisdom is a very a very important aspect of this. The responsibility of teacher is not only to fill them with the knowledge, it is to form and build their character. And they should be aware that they have to fight for their rights, when they have to stand for it. Unless they'll not be aware of their right, वो उस बात को, अपनी बात को उठा नहीं पाएंगी और अपने हक के लिए आवाज़ नहीं उठा पाएंगी. शिक्षा की अगर हम बात करें तो हम बहुत लंबा सफ़र तय कर आए हैं, बहुत लंबा, लेकिन मंजिल अभी भी बहुत दूर है. जब आज़ादी के टाइम के परसेंटेज की हम बात करें तो लेस देन 10%. अभी हम 70% के अराउंड पहुँचे हैं, लेकिन उसमें भी विमेन की अगर कंट्रीब्यूशन देखा जाए तो दैट इज़ अराउंड 50%. तो देयर इज़ स्टिल अ गैप बिटवीन द रेशो, जो एवरेज रेशो है, और विमेन. सो देयर इज़ लॉट मोर नीड्स टू बी डन. एंड गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ तो आती हैं, बट until unless these policies they seep into the community, लोगों में जब तक वो नहीं जाएंगी और उनकी सोच में बदलाव नहीं आएगा, तब तक एंड रिजल्ट नहीं आना है. तो इट हैज़ टू वर्क ऑन द ग्रास रूट लेवल. ग्रामीण भारत में जो शिक्षा की चुनौतियां हैं उसको आप कैसे देखती हैं? ग्रामीण क्षेत्रों में जहाँ पर हम देखते हैं कि टेक्नोलॉजी की कहीं ना कहीं कमी है, माना विकास का स्तर बढ़ रहा है, गांव-गांव तक हम बात करें तो डिजिटलाइजेशन, ये सारी चीज़ें देखने को मिल रही हैं, परंतु फिर भी ग्रास रूट लेवल पर हम देखें तो अभी भी मशीन्स नहीं है, टेक्नोलॉजी नहीं है, या अभी हम ऑनलाइन की बात करें तो ऐसे कितने ही स्टूडेंट्स थे, खुद मेरे स्टूडेंट्स ने कहा मैम हम इंटरनेट की यहाँ पे प्रॉब्लम है, हम क्लास ले ही नहीं सकते. उनके पापा ने अरेंज करा, पड़ोसियों का मोबाइल लिया, कभी वहाँ से नेट लिया, ये लिया, लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम क्या थी? माता पिता चाह रहे थे लेकिन कमी थी विकास की. तो यहाँ पर अगर हम पॉलिसी मेकर्स से बात करें तो उन्हें ग्रामीण क्षेत्रों में ऐसे सुअवसर प्रदान करने चाहिए. मैं जैसे कि एक ग्रामीण परिवेश से आती हूँ, तो इसको लेके जद्दोजहद वहाँ पर भी है. ये सिर्फ एजुकेशन की बात नहीं है, जो रूढ़ियाँ उनको जकड़े हुए हैं, वहाँ के ग्रामीण परिवेश के लोगों को जो रूढ़ियाँ जकड़े हुए हैं उनको तोड़ने की ज़रूरत है. ग्रामीण क्षेत्र के जो लोग हैं वो ये भी जानते हैं कि जो एक गरीबी का एक जो गरीबी है वो उन्हें जकड़ी हुई है, और वो गरीबी जो हट सकती है वो सिर्फ शिक्षा के द्वारा हो सकती है. वो अपने बच्चों को वो अपॉर्चुनिटीज़ देना चाहते हैं कि वो पढ़ें और शिक्षा के द्वारा उन रूढ़ियों को हटा सके. पर जो निजी और जो सरकारी के हम कंपैरिजन करते हैं तो वो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन जो है वो उन्हें नहीं मिल पाती. यहाँ अधिकांश छात्राएं ग्रामीण क्षेत्र से हैं और हम हमारे पास दिल्ली विश्वविद्यालय का सबसे कम या हमका न्यूनतम स्तर का इंफ्रास्ट्रक्चर है जी. और इन बुनियादी सुविधाओं के बावजूद भी हैरानी की बात है कि हम यूनिवर्सिटी टॉपर भी दे रहे हैं. क्या बात? तो हमारे यहाँ की छात्राओं में वो काबिलियत है और उसे हम पहचान भी रहे हैं, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र की जो छात्राएं हैं वो बंजर ज़मीन में भी अन्न उपजाने वाली परंपरा से आती हैं, अभावों में भी संघर्ष करना जानती हैं. आज हमारे कॉलेज की जो छात्राएं हैं वो देश विदेश में अध्यापन कर रही हैं, राजनीति के क्षेत्र में सक्रिय हैं, और खेल के क्षेत्र में तो हम लोग गोल्ड मेडल और बहुत सारे हमने पदक अभी जीते हैं. तो यहाँ मैं यही कहूँगी कि जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जो अंत्योदय की योजना है उसके हम अंतिम पायदान के वो व्यक्ति हैं कि जिसकी आंखों में सपने हैं, मन में उल्लास है और राष्ट्र के लिए कुछ करने की इच्छा है, लेकिन समाज और सरकार से सहयोगी दृष्टि की दरकार है. दरिया हैं, अपना हुनर जानते हैं, जहाँ भी चल पड़ेंगे रास्ते हो जाएंगे. भारत के जो दूसरे ग्रामीण इलाके हैं, किस तरीके के बुनियादी सुधार आप लोग चाहती हैं कि ग्रामीण इलाकों में शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए ये सुधार होने चाहिए? इंडिविजुअल से चीज़ें स्टार्ट होती हैं. वी हैव टू स्टार्ट, देन पेरेंट्स शुड बी दिस मच, पेरेंट्स शुड फील कि हाँ हमारे बच्चे को पढ़ना है, हमारे बच्चे को एम्पावर्ड बनाना है, हमारी बेटी पढ़ेगी तभी कुछ करेगी. कैंपस जॉब्स या फिर कुछ ऐसे स्टाइपेंड मिलने चाहिए फ्रॉम फर्स्ट ईयर ओनली कि वुमेन्स खुद पढ़ सके उनके बेसिस पे, और वो खुद डिपेंडेंटली पढ़ सके. वुमेन्स पढ़ेंगी, उनको एम्प्लॉयमेंट मिलेगा. 1.5% अभी जीडीपी ग्रोथ रेट है. अगर 50% वुमेन्स भी पढ़ेंगी और काम करेंगी तो इट वुड इंक्रीज टू 9% ऑन जीडीपी.
और क्यों ना ये शुरुआत हम कॉलेज से ही करें, क्यों ना कॉलेज स्टूडेंट को ही अपॉर्चुनिटी मिले। सो दैट्स वाज माय ओपिनियन। बहुत अच्छा सुझाव यहाँ पर आपने दिया। देखिए हम ये देख रहे हैं कि स्टूडेंट्स को प्रमोट करने के लिए लोन फैसिलिटी गवर्नमेंट की तरफ से मिलती है। आपको लगता है कि हमारे देश में योजनाएं तो बहुत हैं, लेकिन उन योजनाओं का इम्प्लीमेंटेशन, उनकी जानकारी उन तक नहीं पहुंचती जिनके वो सबसे ज़्यादा हकदार होते हैं या ज़रूरतमंद होते हैं। सर एज यू मेंशन कि योजनाएं तो बहुत है हमारे भारत में, लेकिन उनका इम्प्लीमेंटेशन या उनकी जानकारी नहीं है। और जानकारी ना होने की सबसे बड़ी वजह है कि जिनको उनकी ज़रूरत है वही लोग एजुकेटेड नहीं है, उन्हें पता ही नहीं है कि उनके लिए क्या क्या फैसिलिटीज़ गवर्नमेंट दे रही है। ठीक है, अगर उनको इन सब चीज़ों के बारे में अवेयर कराया जाएगा तो आई थिंक वो उन फैसिलिटीज़ का ज़्यादा बेनिफिट उठा पाएंगे, अपने बच्चों को, अपने फैमिली मेम्बर्स को और पढ़ा पाएंगे, जिससे कि इंडियन इकोनॉमी में और इंडिया के डेवलपमेंट में इंक्रीज़ होगा। ठीक है, लेकिन एजुकेशन लोन का एक दूसरा पर्सपेक्टिव ये भी है कि जो प्रोसेस है वो इतना टफ है कि व्यक्ति या तो छोड़ देता है परेशान होके, या फिर वो अप्लाई ही नहीं करता। एक ये भी सच्चाई है। आप मानती हैं कि इन सारी चीज़ों को भी आसान बनाए जाने की ज़रूरत है? As we can see, there is online platforms for that, but in rural areas, the people are not aware of that, to how to use the online platforms like websites and how to fill form on that. Okay. So this is the major problem. I can understand. So there should be awareness about that, to how to fill that forms and how to get that forms properly. हमारे देश में बेटियों ने खेल में भारत का जो सम्मान है वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ाया है। बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं, बहुत सारी लंबी फहरिस्त है नाम की। और हाल ही का यदि मैं उदाहरण आपके सामने रखूं तो एक बंगाल की लड़की है पियाली बसक, जिन्होंने माउंट एवरेस्ट फतेह किया है बगैर ऑक्सीजन के। तो आप ये देखिए कि जो सामर्थ्य है एक लड़की में, वो ये भारत की बेटी की सामर्थ्य है। आप मानती हैं कि वो सामर्थ्य देश की हर बेटी में है, सिर्फ उसको एक मंच देने की ज़रूरत है, उसकी उड़ान को पंख देने की ज़रूरत है। आप ऐसा सोच रखती हैं क्या? अगर हम स्पोर्ट्स सेक्टर की बात करें तो वो एक ऐसा सेक्टर है जो कि सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ाता है, चाहे वो मेन में हो, चाहे वो वुमेन में हो, चाहे वो गर्ल में हो, चाहे वो बॉय में हो। यहाँ पे सिर्फ मस्कुलिनिटी की बात नहीं होती है, यहाँ पे माइंड गेम और ब्रेन लगाने की बात होती है। तो यहाँ पे हम स्पोर्ट्स सेक्टर जो है वो धीरे धीरे हम देख रहे हैं कि देश में इंटरनेशनली, नेशनल, इवन कि रीजनल लेवल्स पे भी बहुत सारे गेम्स हो, चाहे वो कबड्डी हो, चाहे वो खो खो हो। जैसे कि हमारे कॉलेज में ही बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। हमारे कॉलेज का स्पोर्ट्स सेक्टर काफ़ी आगे बढ़ चुका है। यहाँ से भी लोग स्टेट लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे जा रहे हैं और मेडल्स ला रहे हैं। तो ये सिर्फ यहाँ पे मस्कुलिनिटी की बात नहीं है, यहाँ पे माइंड की बात है, यहाँ पे सोच की बात है। जैसे कि एक कोट मैं बहुत ही प्रोमिनेंट फेस का बोलना चाहूँगी, दैट सेज दैट इफ वन मैन कैन डिस्ट्रॉय एवरीथिंग, व्हाई कैन नॉट वन वुमन कैन चेंज इट। तो यहाँ पे सोच की बात है, सोच बदलेंगे तो ज़रूर हमारा देश भी बदलेगा। Me as a sports player, I think opportunities are the main aspect in the sports field. From my college, I got that motivation that we can do it. और इसी प्रेरणा से मैंने भी स्पोर्ट्स में अभी पार्टिसिपेट किया है, एंड आई बिलीव it's my strong desire that one day I will also do it. इंडिया की जब बात होती है, वी आर सो प्राउड दैट वी आर इंडियंस, वी आर सो प्राउड ऑफ इट, बट फिर भी हम अभी जानते, क्योंकि हम अपने एरिया के हिसाब से बता रहे हैं कि हम थोड़ी सी कमी लैक करते हैं, अभी भी पेमेंट्स नहीं मिलती हैं स्पोर्ट्स वुमेन को। देश को आगे बढ़ाने के लिए आपका रोल क्या होगा, आपकी भूमिका क्या होगी, किस तरीके से आप अपने भारत को आगे बढ़ाना चाहेंगी, तो उसमें आपका जवाब क्या होगा? मेरा ख्याल ये है कि यंग जनरेशन कैन डू एनीथिंग, उनके पास एक पावर होती है। तो हमने जो देखा, सबका प्रॉब्लम बस एक है, लेस अवेयरनेस। वी कैन डू एवरीथिंग, लाइक वी कैन अवेयर पीपल। हम पीपल को अवेयर कर सकते हैं। अगर हम अवेयरनेस फैलाना चाहते हैं, जो हमने ज़रूरी नहीं है कि हमें कोई प्लेटफॉर्म ही मिले उस अवेयरनेस के लिए, हम अपनी कम्युनिटी को भी अवेयर कर सकते हैं या उन्हें एजुकेट कर सकते हैं। ठीक है, तो एक चीज़ ये भी है कि फ़ीमेल एजुकेशन हमारे रूरल एरिया में देखा जाता है कि जो मेल होते हैं वो हेड होते हैं फैमिली के, पर रूरल एरिया में वो ही एजुकेटेड नहीं है। अगर वो एजुकेट होंगे तो वो भी अपने घर की महिलाओं को
कहेंगे कि आप भी आगे बढ़े, आप भी आगे बढ़े। तो मैं ये चाहती हूँ कि ये भी बदलाव हो। पहले मैं लोगों का अपने फील्ड के पर्सपेक्टिव में वे बदलूंगी, क्योंकि लाइक आई एम फ्रॉम होम साइंस, तो लोगों का दिमाग हमेशा होम साइंस की तरफ ये रहता है कि सिर्फ खाना बनाना है, कपड़े सिलना है। तो मुझे पता है, और मेरे टीचर्स को, लोग जो एक्चुअली पढ़ते हैं उन्हें पता है कि होम साइंस क्या है। तो सबसे पहले मैं ये बदलूंगी और ये समझाऊंगी कि आप किसी भी फील्ड को किसी जेंडर की तरफ पर्टिकुलरली ना बनाए, क्योंकि होम साइंस के लोग सिर्फ लड़कियों का सब्जेक्ट समझ के बता देते हैं। We are taking basically the education as a theory, and I want it practical basically. We cannot grasp everything just for the learning purpose. We have to make it practical. We have to apply that in our lives. So this is the main thing. I am sure that this will bring a change. किसी भी चीज़ में आगे जाने के लिए, किसी भी फील्ड में आगे जाने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है कि हम अवेयर हों। तो मैं चाहूँगी कि जब मैं एजुकेटेड हो जाऊँ अपने लेवल पे, तब मैं लोगों को एजुकेट करूँ, उनके राइट्स के बारे में बताऊँ कि क्या उनके राइट्स हैं और उन क्या चीज़ फॉलो करने की ज़रूरत है, क्या चीज़ है उन्हें उसमें काम करने की ज़रूरत है। और लोगों को ज़रूरी नहीं है हमें आगे बढ़ना है तो हमसे बच्चों को, औरतों को ही एजुकेट करें या फिर अवेयरनेस फैलाएं। जो समाज में जितने भी व्यक्ति होते हैं, समाज में जितने भी लोग होते हैं, उन सबको अवेयर करने की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि अगर हमें आगे बढ़ना है तो सबका अवेयरनेस होना बहुत ज़रूरी है। मैं अपनी साइड से बिजनेस के थ्रू उनको करना चाहूँगी। लाइक रूरल एरियाज़ में ऐसा नहीं है कि वुमेंस में टैलेंट नहीं होता है, टैलेंट होता है, बट उनको वो प्लेटफॉर्म नहीं मिलता है। तो मैं अपनी साइड से वो उनको प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करना चाहूँगी। अगर स्किल्स का कुछ इशू होगा तो उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करी जाएगी। सर, एक देश तभी सशक्त होता है जब उसकी महिलाएं सशक्त होती हैं, और महिलाओं का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है हमारे देश को आगे बढ़ाने में। जैसे कि एक महिला अगर शिक्षित होती है तो वो अपने साथ साथ 2 परिवार को आगे बढ़ा के लेके जाती है। अगर जैसे कि मैं अपनी लाइफ में कुछ करूं या ना करूं, बट मेरा एक मतलब मोटिव है कि मतलब जितनी भी हमारे आसपास जो भी महिलाएं हैं, लड़कियां हैं, जो नहीं एजुकेशन उनको मिल पाती, उनको मतलब कुछ अपनी मतलब मोटिवेशन देके और उनको अवेयरनेस करा के उनको आगे लेके जाओ। जैसे कि हम देख रहे हैं स्पोर्ट्स में पीवी सिंधु, साक्षी मलिक, उन्होंने अपनी कामयाबी से पूरे आसमान को छू लिया है। और मैं अपने बात को ऐसे ख़त्म करना चाहूँगी, जैसे जो दंगल मूवी का डायलॉग है, जैसे कि हमारी छोरियाँ का छोरों से कम है के। फैलाने का सबसे अच्छा तरीका है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जितने भी होते हैं, यूट्यूब हो गया, गूगल, ब्लॉग्स वगैरह जितनी भी चीज़ें बनती हैं। और सबसे अच्छा होगा कि हम जितनी भी लड़कियां हैं वो सारी मिलके एक जगह, जो बच्चे पढ़ नहीं पाते या उनके पेरेंट्स फ़ीस अफोर्ड नहीं कर पाते, उनको हम मतलब फ्री में पढ़ाएं, फ्री में एजुकेशन दें। रूरल एरिया से आती हूँ, तो वहाँ पे जैसे मेरे पापा ने मुझे इतना पढ़ाया, मतलब फैमिली ने बहुत सपोर्ट किया पढ़ाई में। तो वहाँ पे बहुत सारी फैमिलीज ऐसे जो अपनी मतलब बेटियों को नहीं पढ़ाती। कुछ तो एक तो मतलब फैमिली इनकम वगैरह की वजह से, और कुछ की मतलब सोच ऐसे। तो मैं चाहती हूँ कि मैं वहाँ पे पढ़ाऊँ उनको, मतलब कुछ खुद जैसे मैं पढ़ रही हूँ उसके बाद मैं उनको एजुकेशन दे सकूँ उनको, ताकि पूरा जो देश है वो एजुकेट हो सके। If we educate women, we change the world. And education is the most powerful weapon by which we can change the world. एजुकेशन एक वर्ड है। हम रूरल एरियाज़ में जाके वहाँ के बच्चों को फ्री में एजुकेशन प्रोवाइड कर सकते, क्योंकि वो फीस प्रोवाइड नहीं कर सकते, फीस अफोर्ड नहीं कर सकते वहाँ के लिए। अपॉर्चुनिटी इज़ मस्ट, बट वर्क करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि एक बच्चे को दूध के लिए भी रोना पड़ता है, मतलब वो भी काम करता है कि मुझे दूध चाहिए। तो उसीलिए जैसे कि हमारे कुछ पेरेंट्स हैं जो एजुकेटेड नहीं है, बट हम पढ़ रहे हैं और वो हमें सपोर्ट कर रहे हैं, तो उनका नज़रिया चेंज हो, इसके लिए हमें वर्क करना पड़ेगा। जैसे कि हमारा समूह, समाज, देश, विश्व एक शरीर है, और जो शिक्षा है वो एक दिल है। जैसे एक शरीर में दिल ना हो तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है, उसी तरह से अगर देश और विश्व में शिक्षा ना हो तो उसकी भी कोई वैल्यू नहीं है। इसलिए शिक्षित हमें होना है और अपने ज़रिए और लोगों को भी शिक्षित करना है। बहुत अच्छी बात है। तो देखिए, ये विचार हमारे देश की आधी आबादी के हैं, जो बताते हैं कि उनमें मादा है, उनमें क्षमताएं हैं, उनमें सामर्थ्य है देश को आगे बढ़ाने की। भारत वो देश रहा है जहाँ पे महिलाओं को, स्त्रियों को देवी के तुल्य पूजा गया है, और उसकी आराधना, चूँकि शक्ति की आराधना करने की परंपरा हमारे देश में रही है, और ये जो शक्ति का स्वरूप है हमारे देश की आधी आबादी, वो आज नए भारत में ये ठान चुकी हैं कि वो अपने परिश्रम से, अपने सामर्थ्य से देश को आगे बढ़ाने में भी अपना योगदान देंगी। इसी के साथ न्यू इंडिया डिबेट की इस चर्चा को यहीं विराम देते हैं। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।